हेलो गाइस, हमने अभी उद्यमिता का एफसी सब्जेक्ट पढ़ा था। उसमें उद्यमिता के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। अब हम आते हैं थोड़ा आगे इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में हमें पता है 5 चैप्टर्स रहते हैं हमारे सिलेबस में जिनको हमें पढ़ना है। ओके, तो पहले तो हम उसको थ्योरी वाइज पढ़ेंगे कि थ्योरी, क्योंकि थ्योरीटिकल में कुछ भी आ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव्स आने हैं तो कुछ भी आ सकता है। तो पहले हम थ्योरी बेस पढ़ेंगे, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले आपको थ्योरी पढ़ो, है ना, जिसमें आपको समझ में आएगा चैप्टर बोल क्या रहा है। तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो हमसे बनेंगे। ओके, तो पहला चैप्टर है डैफोडिल्स। क्या है? डैफोडिल्स। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि पोएट कौन है इसका, और मतलब कि हम पढ़ते हैं ना लाइव कैरेक्टर पोएट का। तो पहला है अबाउट पोएट। ओके, तो रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, इनका बर्थ कब हुआ था? बर्थ हुआ था 1770 में। ठीक है, कब हुआ था? 1770 में हुआ था। लेक डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। ओके, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। डेथ कब हुई थी? 1850 में हुई थी। अब फेमस इंग्लिश पोएट है जिन्होंने क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें? रोमांटिक मूवमेंट में। इंग्लैंड के हैं, इंग्लिश पोएट हैं, और रोमांटिक मूवमेंट में क्या किया था? इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। In 1798, he was remembered for start of romantic era to English literature with lyrical ballades। तो देखो 90 याद आ रहा है, 1798 में। ठीक है, 1798 में इन्हें किसके लिए जाना जाता है, रिमेंबर किया जाता है? इन्होंने क्या किया था? इंग्लिश लिटरेचर से रोमांटिक ईरा शुरू किया था। ओके, पहले इंग्लैंड में क्या चल रहा था? इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य चल रहा था, लेकिन वहाँ से रोमांटिक ईरा किसने स्टार्ट किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसके साथ मिलकर? लिरिकल बिलेंड्स, उनके कोई फ्रेंड रहे होंगे, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? रोमांटिक ईरा शुरू किया था। ओके, इनके फादर कौन है? फादर हैं जॉन वर्ड्सवर्थ। ओके, अब इन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया था? तो इन यूरोपियन मैगजीन। ओके, इन्होंने अपना कैरियर यूरोपियन मैगजीन से शुरू किया था। तो देखो, हमें पता है हमारे एफसी में पूरे ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया था? यूरोपियन मैगजीन से शुरू किया था। Later he contributed with an evening walk and descripted scan a posse of poem। इसके बाद उन्होंने क्या किया? एक evening walk and descripted scan, ये क्या? इन्होंने एक कविता संग्रह बनाई। कविता संग्रह मतलब posse of poem, है ना। कविता संग्रह मतलब जिसमें बहुत सारी कविताएं रहती हैं, पोएम्स रहती हैं, है ना। तो ये इनकी एक कविता संग्रह थी जिसका नाम क्या है? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्कैन। अब इनके फेमस आर्ट देख लो कि उन्होंने बहुत सारी जो प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, हिंदी में बोलते हैं ना प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, ईकल, द गाइड टू द लेक्स, द असर्शन, लट द प्रिलट, एंड उन्होंने एक ड्रामा भी लिखा, वो था द बॉर्डर्स। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट पोएम। ओके, ये सब थोड़ा सा वो लगेगा आप लोग को, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, डैफोडिल्स, हमारी पोएम क्या है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स है क्या? देखो, एक यूरोपीय पौधा है। क्या है? यूरोपीय पौधा है जिसमें कैसे फूल खिलते हैं? चमकीले पीले रंग के, है ना। क्वेश्चन आ सकता है डैफोडिल्स क्या है? तो यूरोपियन प्लांट, है ना, जिसमें कैसे फूल खिलते हैं? पीले रंग के। हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। आप देखिए, पोयम डैफोडिल्स और आई वंडर्ड लोनली अ क्लाउड। ठीक है, पोयम का नाम डैफोडिल्स भी हो सकता है, ये या फिर मतलब कि दो नाम हो गए। एक है आई वंडर्ड लोनली अ क्लाउड, मतलब कि जैसे क्लाउड की जैसे अकेला होना।
आर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस पोयम ऑफ पोएट। जो पोएट हैं, क्या नाम है पोएट का? विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी ब्यूटीफुल पोयम है और फेमस है। ओके, कब लिखी गई थी? रिटन इन 1802, ठीक है, 1802 में लिखी गई थी। पब्लिश कब हुई? देखो 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई। हमें फर्स्ट पार्ट पढ़ना है इसमें। तो जो पहला पार्ट था वो कब पब्लिश हुआ? 1807, 1807 में। कहाँ से इंस्पायर हुई? देखो जो हमारे पोएट थे, इनके जो भाई थे जिनका नाम जॉन था, उनकी डेथ हो गई थी। ओके, जॉन की डेथ हो गई थी। तो जब जॉन की डेथ हुई तो ये बहुत अकेला फील कर रहे थे। क्या लिखा है ना, फॉर लोननेस, तो बहुत अकेला फील कर रहे थे, तब उन्होंने ये पोयम लिखी थी। अब समरी देखते हैं। समरी में क्या होता है? इन दिस पोयम द पोएट सेज दैट द वंस वंडरिंग लाइक अ क्लाउड फ्लोटिंग ओवर हिल्स एंड वैलीज। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि जैसे कि क्लाउड मतलब बादल पहाड़ी और घाटियों के ऊपर तैरते हैं, वैसे ही केम अक्रॉस अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स। तो पोएट कह रहे हैं कि जैसे कि बादल पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर तैरते हैं, वैसे ही वे एक जगह पे आए जिसमें क्या है? डैफोडिल्स के प्लांट्स हैं। ओके, कहाँ पहुँचे पोएट? डैफोडिल्स के फील्ड में या क्षेत्र में पहुँचे। बाय द साइड ऑफ लेक, जो कहाँ है? नदी के किनारे है। डांसिंग ट्विंकलिंग फ्लावर स्ट्रेच एंडलेसली अलोंग द शोर, ठीक है। तो जो डैफोडिल्स के फ्लावर हैं वो कैसे हैं? डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, झिलमिलाते हुए, डांसिंग है ना, नाचते हुए। ट्विंकलिंग मतलब झिलमिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे? एंडलेसली, मतलब जो डैफोडिल्स के फ्लावर हैं वो नाचते हुए झिलमिलाते हुए असीम है, असीमित रूप से हैं। ओके, थ्रू द ग्लैमिंग वेव्स ऑफ द लेक डांस विद द फ्लावर द डैफोडिल्स स्टिल आउटशोन द वाटर विद देयर ब्यूटी। देखो वेव्स मतलब होती हैं लहरें, ठीक है। वेव मतलब होती है लहरें ऑफ द लेक, किसकी? लेक मतलब होता है झील। तो झील की जो लहरें हैं वो ये फ्लावर्स के साथ डांस करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो हमारी झील है उसकी लहरें डैफोडिल्स के फ्लावर के साथ डांस करती हुई नज़र आ रही हैं। और जो इसकी सुंदरता है, डैफोडिल्स की जो सुंदरता है, वो पानी को भी मात दे रही है। मात दे रही है मतलब पानी की जो ब्यूटी है उसको भी हरा रही है। क्या हरा रही है? डैफोडिल्स की सुंदरता। ओके, तो द पोएट सेज दैट द गोल्डन डैफोडिल्स ट्विंकल एंड स्ट्रेच इन अ कंटिन्यूस लाइन लाइक स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? हमारी आकाशगंगा है ना। आकाशगंगा में तारे होते हैं। तो जैसे आकाशगंगा में तारे होते हैं वैसे गोल्डन डैफोडिल्स लाइन में लगे हुए हैं, है ना। गोल्डन कलर के जो डैफोडिल्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं? जैसे आकाशगंगा में तारे होते हैं। इंडिकेटिंग दैट द फ्लावर्स आर एज हेवनली एज द स्टार। मतलब यहाँ पे कवि या पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट ने जैसे तारे होते हैं, तारों की तुलना डैफोडिल्स से की है, ठीक है। यहाँ पर कवि ने तारों की तुलना डैफोडिल्स से की है और कहा है कि जैसे आकाशगंगा में तारे होते हैं एक लाइन में, वैसे ही डैफोडिल्स के फ्लावर भी एक लाइन में लगे हुए हैं। दैट नेवर एंडिंग लाइन सीम्स टू बी नेवर एंडिंग लाइन ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। मतलब कि जैसे तारों को देखते हैं तो इनका कोई अंत हमें नहीं दिखता ना, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे पोएट ने कहा है वैसे ही गोल्डन डैफोडिल्स की जो फ्लावर है उनका भी कोई अंत नहीं है। द पोएट एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ फ्लावर बाय सेइंग सॉ 10,000 ऑफ द ग्लैंस। मतलब देखो कि यहाँ पर कवि ने क्या, पोएट ने क्या बढ़ा चढ़ा कर कहा है ना। ऐसे कोई फ्लावर होंगे जो स्टार्स की जैसे हैं, मतलब कवि ने तुलना की हुई है, हालांकि इतने हैं नहीं। उन्होंने कितनी संख्या बताई है? 10,000 ऑफ द ग्लैंस, ठीक है।
इंडिकेटिंग दैट ही हैड नेवर सीन सो मैनी डैफोडिल्स एट वंस। मतलब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि कभी ने इतने सारे फ्लावर कभी एक साथ नहीं देखे। तो द पोएट कुड नॉट हेल्प बट रिजॉइस इन सच अ जॉयफुल कंपनी ऑफ फ्लावर। अब कभी कहते हैं कि उन्हें देखने में क्या लग रहा है कि डैफोडिल्स बहुत खुश हैं, लेकिन अभी कभी क्या थे, कभी तो सैड थे ना। अब इनके ब्रदर की डेथ हुई थी तो ये सैड थे, तो उनके ब्रदर की डेथ में ये सैड थे, और यहाँ पे फ्लावर क्या है, जॉयफुल हैं। जॉयफुल लिखा है मतलब बहुत खुश हैं। तो कभी कहना चाह रहे हैं कि हम इनकी संगति में भाग नहीं ले सकते, है ना, इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कभी सैड हैं और फ्लावर्स बहुत खुश हैं। He says he stared and stared but didn't know how much money the scene would bring him. Stare मतलब होता है घूरना, ठीक है। कभी क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं कि वो घूरते और घूरते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये फ्लावर उनके लिए कितने पैसे या मनी लेकर आएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर ये लाइन क्या कह रही है कि डैफोडिल्स कैसे पैसे ला सकते हैं कभी के लिए। बात ये है कि डैफोडिल्स क्या लाएंगे, इनके लिए जॉयफुल लाएंगे, मतलब खुशियाँ लाएंगे। खुशियाँ लाएंगे तो पैसे आएंगे, है ना। तो यहाँ पर कभी यही कहना चाहते हैं कि वो घूरते और घूरते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा आएगा इससे। फॉर नाउ वेन एवर ही फील्स इम्पिटी ऑन एनेक्सियस द मेमोरी श्रिंक दैट इनर आई दैट enjoy solitude and heart filled with joy with the daffodils डांस। ओके, तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि जब भी वो इम्पिटी मतलब खाली और एनेक्सियस मतलब खाली, देखो जब भी ये खाली और चिंतित होते हैं, ठीक है, इम्पिटी मतलब अंदर से खाली खाली फील होता है और ये चिंतित होते हैं, तो ये अपनी इनर आई मतलब अंदर की आँख में, अंदर मतलब मन में सोचते हैं ना, वही इनर आई है। दैट एन्जॉय सॉलिट्यूड एंड इज हार्ट फिल्ड विथ जॉय, ठीक है। तो वो किसके बारे में सोचते हैं, डांस करते हुए डैफोडिल्स के बारे में। तो इनका हार्ट किससे भर जाता है, जॉय से। जॉय मतलब खुशी से भर जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, पूरा पोएट क्या बता रहा है, डैफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में बता रहा है ना। पूरा चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो देन लाइक द वीडियो। ओके, ऐसे ही हम पूरे 5 चैप्टर कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी से क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन भी आगे बताऊंगी कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन हमें अगर ये समझ में आ गया है, ये चाहो तो आप अपने उसमें लिख सकते हो समरी, एंड मैंने तो उसको समझा ही दिया है। समझ में ना आया हो तो 3 बार रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। ओके, फिर आगे मैं इसके क्वेश्चन नहीं बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स फॉर मोर।